सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने खास कार्यक्रम जिसमें खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जिससे प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर आपका आसानी से तैयार हो सके। आइए आज भी कुछ प्रमुख खबरों का एनालिसिस हम प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान रेल के विषय में। तो केंद्रीय बजट 2020-21 में यह घोषणा की गई थी कि दूध, सब्जियों, फलों और ऐसी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन जल्दी किया जाएगा जो जल्दी खराब हो जाते हैं, अर्थात कृषि से जुड़े हुए वह उत्पाद जो जल्दी से खराब हो जाते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को, अर्थात खेत से लेकर बाजार तक पहुंचाने का जो समय अवधि है उसको कम करने के लिए कहा गया था कि हम किसान रेल चलाएंगे, और इसके लिए घोषणा की गई थी केंद्रीय बजट 2020-21 में। अब ये जो किसान रेल चलाई जानी थी, इसको चलाया जाना था पीपीपी मॉडल, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर, और यह जो मॉडल है अब कार्य भी कर रहा है और किसान रेल चल भी रही है। तो किसान रेल का जो उद्देश्य है वह है जल्दी खराब होने वाले उत्पाद को कम से कम समय में बाजार तक पहुंचाना और इसमें होने वाले विलंब को रोकना। इससे क्या होगा, किसान को उसके आय की अधिक कीमत मिल सकेगी, क्योंकि उत्पाद जितना ही ताजा होगा उसको क्या होगा, उतने ही महंगे दाम पर वह बेच सकेगा, उपभोक्ता को भी ताजा उत्पाद प्राप्त होगा और जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है वह क्या होगी, मजबूत होगी। तो इसीलिए किसान रेल के माध्यम से नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन विकसित किया गया। नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन का मतलब है कि जो किसान रेल होती हैं ये क्या है, कुछ रेल हैं जिनको किसान रेल नाम दिया गया है। इसमें जो है कि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होती है, अर्थात इसमें वह डिब्बे होते हैं जिसमें खराब होने वाले उत्पादों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोल्ड करके ले जा सकते हैं। तो यह जो पहली किसान रेल चली थी, यह चली थी 7 अगस्त 2020 को, और ये कहां से कहां तक चली थी, देवलाली नासिक से जो है कि दानापुर पटना के बीच में चली थी। पहले साप्ताहिक थी, बाद में इसको सप्ताह में 2 बार कर दिया गया। दूसरी जो किसान रेल थी वह दक्षिण भारत की पहली किसान रेल मानी जाती है, वह है अनंतपुर से चली थी आदर्श नगर दिल्ली के लिए। तो जो दूसरी किसान रेल है वह दक्षिण भारत की पहली किसान रेल मानी जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत से वह चली थी। और कहां से चली थी, अनंतपुर से जो है कि आदर्श नगर दिल्ली के लिए चली थी। अब यह जो किसान रेल का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, भारतीय रेलवे भी शामिल है, अर्थात मंत्रालय के रूप में यहां पर रेलवे मंत्रालय इन्वॉल्व है। इसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन्वॉल्व है, क्योंकि कृषि के उत्पादों को अधिक से अधिक तेजी से पहुंचाना चाहता है बाजार तक। इसके अलावा इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। तो 3 मंत्रालय हैं इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसने यह घोषणा की है कि जो भी ढुलाई की लागत आएगी, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आएगा, उसमें 50% का क्या होगा, सब्सिडी दी जाएगी। मान लेते हैं कि 100 रुपए का जो है कि ढुलाई की लागत आती है, तो 50 रुपए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसको देगा, यह रेल मंत्रालय को देगा, किसान रेल को डायरेक्ट देगा। तो जो किसान से है जो मूल्य लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, 50% लिया जाएगा, आधा ही लिया जाएगा। अब ये जो किसान रेल है उसका उद्देश्य है किसानों की आय को दुगुना करना, और सरकार आपको पता है 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का प्रयास कर रही है, और इसी प्रयास के तहत किसान रेल की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 28 जो है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, 28 दिसंबर 2020 तक जो है कि 100 किसान रेल जो है कि प्रारंभ हो चुकी हैं, और जो 100वीं किसान रेल थी यह महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच जो है कि स्टार्ट की गई थी। ये शालीमार बाग नहीं है दिल्ली वाला, ये पश्चिम बंगाल का शालीमार स्थान है। और यह जो है इसमें पूरा जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसमें
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और ऊपर के जो मैंने आपको मंत्रालय बताया उसका तो हो ही रहा है। आज क्या हुआ है, 7 अप्रैल को जो आपके मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि इस समय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज को देख रहे हैं, इन्होंने किसान रेल संचालन की समीक्षा की और उन्होंने सूचना दी कि अभी तक किसान रेल के 455 फेरे हो चुके हैं, जो कि एक अचीवमेंट है कोरोना के फेज में। किसान रेल का संचालन और सुचारू रूप से बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि इससे क्या होगा, अधिक से अधिक लाभ किसानों तक पहुंचेगा और इसी के कारण किसान रेल चर्चा में बना हुआ है। दूसरा जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे भारत और सेशल्स के बीच में हुई उच्च स्तरीय आभासी जो है कि बैठक के विषय में। तो आज जो है कि बैठक हो रही है, इसमें भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सेशल के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन जो है कि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक क्या है, यह वर्चुअल बैठक है, तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, वेवेल रामकलावन जी। ये कहां के हैं, सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। अब ये जो बैठक हो रही है, इसमें कुछ जो है कि उद्घाटन होंगे। पहला होगा सेशल में मजिस्ट्रेट न्यायालय के नए भवन का जो है कि संयुक्त ई उद्घाटन किया जाएगा, जिसको भारत के सहयोग से विकसित किया गया। दूसरा, सेशल कोस्ट गार्ड को एक जो है कि फास्ट जो है कि पेट्रोल वेसल सौंपा जाएगा। यह जो है कि पेट्रोलिंग करने वाले जो पानी के जहाज हैं वह सौंपा जाएगा भारत के द्वारा। इसी के अलावा 1 मेगावाट क्षमता वाले एक सौर ऊर्जा संयंत्र को भी सौंपा जाएगा। किसको सौंपा जाएगा, सेशल्स को सौंपा जाएगा भारत के द्वारा। और इसके अलावा 10 जो है कि उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर किस देश में नए जो है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उद्घाटन भारत के द्वारा किया गया है, या किसको कोस्ट गार्ड के किसके कोस्ट गार्ड को जो है कि एक फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपा गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत जो है कि आपको पता है कि इंडियन ओशन में इस समय अपना इंपैक्ट बढ़ा रहा है और इसके पीछे एक जो है कि प्रधानमंत्री की सागर जो योजना है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का मतलब है कि एक ऐसी योजना जो इंडियन ओशन में जो देश हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना और भारत का इंपैक्ट बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा इसको वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। और इसका जो उद्देश्य है, इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बनाए रखना। जो सागर है इसको माना जाता है चीन के स्टिंग ऑफ पल्स की नीति का जवाब। स्टिंग ऑफ पल्स की नीति के तहत क्या किया है, चाइना ने भारत को चारों तरफ से घेर रखा है। आपको पता है चीन ने ग्वादर पोर्ट का विकास किया है, हम्बन टोटा पोर्ट को उसने लीज पे रखा है, मराव पोर्ट जो है कि मालदीव में उसने बना रखा है, चटगांव पोर्ट। तो आप भारत के चारों तरफ देखेंगे तो चाइना की उपस्थिति है। इसके अलावा चाइना का जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यह भूटान को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, सभी। और इसके वजह से क्या हो रहा है कि हर जगह चाइना का इंपैक्ट ज्यादा है। तो भारत को अपनी पकड़ जो है कि इंडियन ओशन में मजबूत करने के लिए सागर को मिशन को प्रारंभ किया गया था। अब जो सेशल्स है इसके विषय में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी राजधानी है विक्टोरिया और 115 द्वीपों वाला ये समूह है। अफ्रीका की मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में है और मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में आपको ये देखने को मिलेगा। क्षेत्रफल थोड़ा सा ही है, इसलिए जनसंख्या भी इसकी जो है कि कम ही है, और लेकिन यह जो उच्च मानव विकास की श्रेणी वाला क्षेत्र है और इसके साथ जो भारत की मजबूती है काफी अच्छी है। अब हम बात करते हैं अगली खबर पर, जो कि है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में संशोधन हुआ है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो था उसमें संशोधन का अध्यादेश है और इसको नाम दिया गया है अध्यादेश 2021। तो सबसे पहले समझिए इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है। तो इंसॉल्वेंसी की ऐसी स्थिति है जहां कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया कर्ज नहीं चुका पाता है। मान लेते हैं मैंने बैंक जो है कि कंपनी खोला, मैंने कुछ कर्ज लिए और बाद में मैं कहूं कि मैं दिवाला हो गया हूं, मेरे पास कर्ज लौटाने की क्षमता नहीं है, तो इसको बोला जाता है इंसॉल्वेंसी। और उसमें दूसरा है बैंक्रप्सी, अर्थात जो बैंक का पैसा लिया गया है उसको लौटाना होगा। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है कि जैसे मान ली मैंने कंपनी खोला, मैंने बैंक से पैसे लिए, अन्य लोगों से पैसे लिए, तो आखिर जब मैं कंपनी को कह रहा हूं कि मैं नहीं लौटा पाऊंगा, तो मेरे जो एसेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको यूज करके, उनको बेच करके कोई तरीका निकाल के जिनसे मैंने पैसे लिए हैं उनको लौटाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए बना हुआ था अभी एक कानून जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। और इसको यह जो क्या करता
करता था, इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाता था, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें थी जो एमएसएमई जो होते हैं इनके संदर्भ में थी। तो इसी के कारण इसको क्या किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। और इस संशोधन किसके द्वारा किया गया, अध्यादेश के द्वारा किया गया है। और इस अध्यादेश को मंजूरी जो है कि 4 अप्रैल 2021 को मिल चुकी है, लेकिन आज जो है कि अगर पीआईबी पर आप देखेंगे तो इसका जो है नोटिफिकेशन आया है। तो इसको जो है यह जो संशोधन किया जाना था एमएसएमई की वजह से, उसको क्या किया गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में सुधार का एक प्रस्ताव 31 मार्च 2021 को दिया गया था, जिसको अब राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब ये संशोधन किया गया है, इसके वजह से क्या होगा, तो जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के रूप में कोई कॉरपोरेट है या कोई व्यक्ति है, उसको क्या होगा, इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है उसके लिए आसान बनाया जाएगा। अर्थात जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं, जो एमएसएमई के तहत आती हैं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आती हैं, उसके तहत जो लोग हैं या जो कंपनियां हैं, उनके लिए इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को आसान करने के लिए किया गया है। तो अब क्या होगा, एमएसएमई को क्या फायदा होगा कि जब उनको इंसॉल्वेंसी करना होगा, मान लेते हैं आपने एक, जैसे मैंने ही एक कंपनी बनाया था, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा था, बिस्किट बना रहा था, और मुझे लग रहा है कि अब वो बिस्किट मैं नहीं बना पाऊंगा, मैंने जो पैसे लिए उसको लौटा नहीं पाऊंगा। तो अब क्या होगा कि यह जो संशोधन हुआ है, चूंकि मैं इसके तहत क्या आता हूं, एमएसएमई के तहत आता हूं, तो अब क्या होगा, त्वरित, लागत प्रभावी और अधिकतम मूल्य परिणामों की सुनिश्चित करने के लिए यह जो है कि इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया है। अर्थात जो मेरे सामान है उसको जल्दी से बेचा जाएगा, उसको जल्दी से जो है कि दूसरे को पैसा लौटा दिया जाएगा, और साथ ही साथ मुझे भी अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। अर्थात जो भी मैंने मशीन लगाई थी, चूंकि उसको बेचा जाएगा, उनको जो है कि उसकी नीलामी की जाएगी, तो मुझे भी अच्छा दाम मिल सके, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। और इससे क्या होगा कि जो एमएसएमई है वो जो पहले डूब जाती थी, इससे नौकरियां खतरे में पड़ जाती थी, और जो एमएसएमई के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा था बाधित होता था। अब क्या होगा, मैंने बिस्किट की कंपनी बनाई थी, मैं नहीं बना पा रहा हूं, कोई दूसरा बना लेगा, और जो लोग रोजगार कर रहे थे उनको रोजगार मिला रहेगा। इससे क्या होगा, जो ईमानदार मालिक हैं, जो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, उनको फायदा होगा। क्योंकि क्या है, वो तो नहीं चाह रहे थे, जैसे मैंने ही बनाया, बिस्किट की कंपनी बनाई, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था डूबे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई होंगी कि डूब गए। तो इसके वजह से क्या होगा, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उनके हितों का संरक्षण हो सकेगा। और साथ ही साथ एमएसएमई के लिए जो है इंसॉल्वेंसी की जो प्रक्रिया है वो आसान होगी, किफायती होगी और आर्थिक रूप से व्यवहार होगी। इसमें एक और चीज कहा गया है कि इसमें क्या होगा, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया की व्यवस्था होगी। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया का मतलब है कि इसमें जो है कि जो आपका मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का जो है कि मान लेते हैं कि कर्ज लौटाना है, तो इसको क्या होगा, आपको पहले ही के अमाउंट कोट कर दिया जाएगा कि आप जो है कि इंसॉल्वेंसी के तहत आपको इतना ही रकम देना है, और उसी के तहत उतने की ही रिकवरी करने का प्रयास किया जाएगा। तो यह जो आपका प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया है, इसको बोला जाता है शॉर्ट में PIRP, और इसकी जो डिफॉल्ट सीमा है 1 करोड़ रुपए तक है, अर्थात बड़ी कंपनियां इसमें नहीं आएंगे। PRIP का जो प्रस्ताव योजना है, इसको प्रस्तुत करने के लिए 90 दिन का समय अवधि चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कहेंगे कि आप तुरंत, आपने कहा, आपने यह प्रस्ताव रखा, तुरंत अप्रूव हो जाए। 90 दिन का इसमें समय लगेगा, फिर उस पर देखा जाएगा कि आखिर आप कंपनी बंद करना चाहते हैं, आपने इंसॉल्वेंसी का जो घोषणा की है वो क्यों की है, उसके पीछे क्या कारण है। अब अगले खबर पर बढ़ते हैं, श्वेत वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन करने की योजना। तो जो श्वेत वस्तुएं होती हैं, दरअसल वो लग्जरी गुड्स होती हैं, विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जैसे एयर कंडीशनर ले लीजिए, जो है कि फ्रिज ले लीजिए, LED लाइट भी इसी में आती है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि जो श्वेत वस्तुएं हैं, अर्थात जो लग्जरी गुड्स हैं, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। और इसके तहत अगले 5 वर्ष में क्या होगा, सरकार जो है कि 6,238 करोड़ रुपए क्या करेगी, खर्च करेगी। इससे क्या होगा, जो श्वेत वस्तुओं का उत्पादन है भारत में ही होगा। अभी इन चीजों का हम बहुत बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, इससे आत्मनिर्भर जो भारत है, इसके अभियान को मजबूती मिलेगी। और इसके लिए क्या होगा कि जब हम इस प्रकार की जो है कि योजना, प्रोत्साहन योजना पर बढ़ेंगे, तो श्वेत वस्तुओं के लिए भी जो आधारभूत संरचना है, जैसे फ्रिज के बनाने के लिए, एसी बनाने के लिए, वह विकसित हो पाएंगे। और उससे क्या होगा, श्वेत वस्तुओं का जो हमारे यहाँ मार्केट है, उस मार्केट के उपभोग के लिए हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो पाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो उसमें उपकरण लगते हैं, जो कलपुर्जे लगते हैं, इनके लिए जो सप्लाई चेन
की जा सके। सप्लाई चेन का मतलब है कि अभी हम बाहर से सामान लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर असेंबल करते हैं, तो अब क्या होगा, उपकरणों का भी निर्माण करेंगे, कलपुर्जों का भी निर्माण करेंगे, और जो चाइना से हमारे सप्लाई चेन जुड़ा हुआ है उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। उसके जगह पे हम अपना घरेलू जो है कि सप्लाई चेन विकसित कर पाएंगे। इससे क्या होगा, वैश्विक निवेश भी इस क्षेत्र में आएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत में डिमांड काफी ज्यादा है। रोजगार उत्पन्न होगा, लगभग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अगले 5 साल तक बिक्री को, जो श्वेत वस्तुएं होती हैं, इनकी बिक्री को प्रमोट किया जाएगा, लगभग 4 से 6% की दर से इनको बढ़ाया जाएगा। स्वाभाविक है, जब प्रोडक्शन होगा, लागत कम आएगी, तो लोगों का भी लगेगा कि ठीक है, खरीद लेते हैं। और इससे क्या होगा, जो ब्राउन फील्ड निवेश है, ग्रीन फील्ड निवेश है, ये भी आएगा। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या है, मान लेते हैं फिर से मैंने एक कंपनी बनाया था, मैं जो है कि एसी बनाता था, और एसी बनाने वाली जो मेरी कंपनी थी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो अब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर एक दूसरे देश का, अमेरिका का टोनी है, एक मुझसे कहेगा कि मैं आपकी कंपनी में कुछ पैसा लगा देता हूं और आप अच्छा प्रोडक्शन करिए, तो मेरी हो सकता है वो जो टेक्नोलॉजी लेके आए या मैनेजमेंट लेके आए, मैं क्या करूं, अधिक एसी बनाने लगूं, तो ये क्या होगा, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरी कंपनी थी उसी में सुधार किया गया। लेकिन टोनी ये भी कह सकता है कि मैं आपके साथ नहीं बनाऊंगा, मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा। अगर ये नई कंपनी बनाता है, नए सिरे से कंपनी बनाता है, ये होगा ग्रीन फील्ड जो है कि इन्वेस्टमेंट होगा। यह जो प्रोत्साहन योजना है पूरे देश में लागू की जाएगी। और अगर कोई जो है कि कंपनी जो है कि इसके तहत लग्जरी गुड्स बनाती है पहले से, और वो किसी दूसरी योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही, तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। और इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 64,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी हम कर पाएंगे, अर्थात जितना हम खर्च करेंगे उससे ज्यादा हम निर्यात करके पैसा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल को मंजूरी के विषय में। तो इसको मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत क्या होगा, ऊर्जा मंत्रालय के उच्च कुशलता वाले सोलर फोटोवोल्टिक का मतलब है जो सोलर पैनल लगे होते हैं उनका विकास करने का जो मॉड्यूल है, इसको क्या किया जाएगा, इसकी क्षमता को इनहेंस किया जाएगा। मान लेते हैं कि अभी एक जो है कि हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, तो उसकी जो क्षमता है अभी सीमित है, तो हम क्यों ना करें कि ऐसा उसका जो है कि क्षमता बढ़ा दें कि छोटा सा जो सोलर पैनल हो वह क्या हो, सोलर जो फोटोवोल्टिक का पैनल हो वह क्या करे, अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। तो इसी के लिए क्या है, एक मॉड्यूल विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, और इसको क्या कर दी गई है, अप्रूवल दे दिया गया है, अर्थात इसको अनुमति दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ये जो परियोजना है लगभग इस पर 4500 रुपए की खर्च आएगा। वर्तमान समय में जो सोलर क्षमता हमारा है वह आयात पर निर्भर है, अर्थात सोलर पैनल बड़ी मात्रा में हम आयात करते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ क्या होगा, घरेलू फोटोवोल्टिक जो है कि सोलर पैनल विकसित हो पाएंगे, उनका जो मॉड्यूल है उसमें हम क्षमता का विकास कर सकेंगे। इससे क्या होगा, सोलर बिजली में जो हमारी आत्मनिर्भरता है वह बढ़ पाएगी। और साथ ही साथ जो सोलर पीवी के निर्माता जो कंपनियां आएंगी, उन कंपनियों का चयन करके हम उनको बूस्टअप देंगे, उनको सहयोग करेंगे। और इसमें कौन सी कंपनियां आएंगी, वही कंपनियां आएंगी जो कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा लेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट जीतेंगे। सोलर पीवी विनिर्माण संयंत्र के शुरुआत के 5 साल के लिए क्या होगा, प्रोत्साहन लाभ होगा। प्रोत्साहन लाभ का मतलब कई तरह की उनको छूट दी जाएगी, जैसे टैक्स में छूट से लेकर कई तरह की चीजें, अभी ज्यादा घोषणा नहीं हुई। इस योजना से होने वाले जो लाभ हैं ये क्या है कि समेकित सोलर जो है कि पीवी विनिर्माण संयंत्रों की क्षमता में 10,000 मेगावाट की वृद्धि का अनुमान है। सोलर पीवी विनिर्माण परियोजनाओं में जो है कि 17,200 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश भी आएगा। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। और साथ ही साथ 5 साल के लिए जो है कि ये हम अनुमान लगाया जा रहा है कि इस क्षेत्र में मांग बढ़ने वाली है, क्योंकि सोलर का जो पैनल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब ग्रामीण क्षेत्रों में खूब अच्छा हो रहा है। तो कई तरह की चीजें इसमें आएंगी, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपको पता है भारत 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को लेकर बढ़ रहा है। इसमें से 100 गीगावाट जो सौर ऊर्जा से ही हमें नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करनी है। और ये तभी हम कर सकते हैं जब हमारे जो सोलर फोटोवोल्टिक की क्षमता को क्या करें, इनहेंस करें, उसकी क्षमता को बढ़ा दें। एक सोलर पैनल अभी की तुलना में ज्यादा जो है कि ऊर्जा दे सके। इसके अलावा 60 गीगावाट हम जो है कि विंड एनर्जी से, 10 गीगावाट जो है कि बायोमास से, और जो है कि 5 गीगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट से हम क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे।
आपको ये भी पता है कि भारत जो है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भारत ने निर्माण किया है। इसमें 121 देश शामिल हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने 2030 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा को प्राप्त करने का टारगेट रखा है। भारत में सौर ऊर्जा के लेकर काफ़ी तरह के प्रयास हो रहे हैं, कई तरह के सकारात्मक अप्रोच देखने को मिल रहे हैं और इसी के कारण 2016 में जो हमारे पर यूनिट जो है कि सोलर ऊर्जा के उत्पादन की लागत 4.43 रुपये थी, अब वह लगभग जो है कि ₹2.25 तक हो गई है, 2.24 रुपए पर यूनिट तक पहुंच गई है, जो कि काफी अच्छी है। आपको पता है कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश के रीवा में सौर ऊर्जा अल्ट्रा मेगा पार्क लगाया गया, जहां पर 700 मेगावाट का यह जो है कि प्लांट है और यह जो है माना जाता है एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक माना जाता है। अब हम बात करेंगे वाटर टैक्सी और रोपवैक्स फेरी के विषय में। तो रोपवैक्स फेरी का मतलब है रो रो सेवा या फिर रोल ऑन और रोल ऑफ, या इसको एक संदर्भ में कहें एक स्थान से लाना और दूसरे स्थान पर जो है कि उतारना। तो पानी के जो जहाज होते हैं, ऐसे जहाज जिनसे जो है कि वस्तुओं का, सामान का, यात्रियों का आप ढुलाई करते हैं, इनको बोला जाता है, ऐसे को बोला जाता है रोपवैक्स फेरी या फिर रोरो सेवा बोला जाता है या फिर रोल ऑन रोल ऑफ बोला जाता है। तो पानी की वह जहाज जो सामानों के साथ साथ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। तो रो फेरी सेवा का भारत में सर्वप्रथम जो उद्घाटन हुआ था गुजरात में अक्टूबर 2017 में हुआ था। गुजरात के घोघा में, भावनगर जिला में स्थित घोघा को दहेज भड़ूच जिला जो है वहां पर जोड़ा गया। 32 किलोमीटर की दूरी है, अगर हम दूसरे रास्ते से जाते तो 32 किलोमीटर लगता और इसमें 7 से 8 घंटे का समय लगता। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इस दूरी को घटा दिया गया, पानी के माध्यम से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो देख रहे हैं मनसुख मंडाविया ने मुंबई शहरी जल परिवहन परियोजना की अभी समीक्षा की है, उसकी वजह से चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि सड़कों पर भीड़ कम करने, पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को शुरू करने के लिए क्या होगा, रोपवैक्स फेरी सेवा के 4 नए मार्गों का जो है कि विकास किया जाएगा और ऐसे ही वाटर टैक्सी के जो है कि 12 नए मार्गों का विकास करके दिसंबर 2021 तक परिचालन क्या कर दिया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। तो मुंबई में जो रोपवैक्स है अर्थात रोल ऑन रोल ऑफ की जो यात्री सेवा है वो भावचा धक्का से मांडवा अलीबाग तक अभी प्रारंभ है। और इसमें क्या हुआ था कि इस दूरी को अगर सड़क के माध्यम से हम कवर करते तो 110 किलोमीटर का ये दूरी था, लेकिन जल मार्ग से घटकर 13 किलोमीटर का हो गया है और जहां पर 3 से 4 घंटे का समय लगता था, अब जो है कि मात्र 3 से 4 जो है कि आधे घंटे का समय लगता है। इसी के लिए चूंकि इससे क्या होगा, एक नई प्रकार की रिन्यूएबल यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी सही रहेगा और साथ ही साथ समुद्र पर दबाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए वाटर टैक्सी का रूट प्रपोज किया गया है, इन पर सेवा चालू होगी और यह नाम है। आप रोपैक्स की जो 4 सेवाएं चालू होने वाली हैं इनको आप देख सकते हैं। आई होप आप संक्षेप में इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।